मेरे फादर तो आईएसआई के सरबराह थे 87 से 89 तक। पहला खुद को धमाका तो जो है वो 2006 के अंदर हुआ। चीना गई खाड़ के अंदर जो है वो मारा अमेरिकन ने ड्रोन, और उस वक्त के परवेज मुशर्रफ ने कहा कि नहीं ये हमने किया है। क्यों कहा परवेज मुशर्रफ ने? कोई मुझे ये ना बताया कि जी हमने ये जंग अमेरिका के लिए लड़ी थी। पढ़े उसकी किताब लास्ट सोवियत प्रेसिडेंट गोर्बाचोव की, उसके अंदर वो ये कहता है कि हम जो है वो बलूचिस्तान को काटना चाहते थे पाकिस्तान से। उस सारे सिस्टम को ख़त्म किया गया, तभी ज़ियाउल हक साहब को जो है वो शहीद करवाया गया। टाइम मैगजीन के अंदर जो है वो आर्टिकल छपा, क्लिप द विंग्स ऑफ द आईएसआई। सबसे पहला पर कौन था? जनरल हमीद गुल। उनको आईएसआई से हटा दिया गया। दिस वॉज द क्वेश्चन व्हेन माई फादर वॉज डीजी आईएसआई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, उनसे पूछा हाउ इम्पोर्टेंट इज कश्मीर फॉर अस? शी सेड जनरल साहब कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट पाकिस्तान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और कश्मीर के अंदर वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तुम भी तो बहुत कुछ करते हो मोदी जी, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं मोदी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अरीशा खटक और आप देख रहे हैं खबर कदा। पिछले चंद महीनों में हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत सी डेवलपमेंट्स होती देखी हैं। From Afghan policy to the rise of militancy, especially after the return of Taliban in Afghanistan, और पाकिस्तान के इंडिया, चाइना और यूएस के साथ ताल्लुकात। इन तमाम उमूर पर आज हम तज्जिया लेंगे विद द डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो इन तमाम उमूर पर एक गहरी इंसाइट रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं डिफेंस एनालिस्ट के साथ चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान भी हूँ। दिस इज माय पॉलिटिकल पार्टी। जी तो सर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम सबसे रीसेंट इवेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने ऑल वेदर फ्रंट को देखें, वहाँ से शुरू करते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि उनके विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में एक बहुत अच्छा सा जश्न मनाया गया, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ आगे थे। सो आप इसमें से क्या मैसेज आपको दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, विक्ट्री डे परेड जो थी चाइना की, वो यकीनन एक स्टनिंग इवेंट था और एक ऐसा इवेंट था जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा। टू माय सरप्राइज़ जब वो मैंने लगाया यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे बच्चे भी साथ बैठे थे, तो हमने कहा कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि इतना वो मैकेनिकल सब कुछ था कि वो हमें कहा कि हाँ अच्छा। वो फिर मैंने बंद कर दिया और मैंने एक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चला गया चाइना की। जब वहाँ लगाया तो वहाँ भी यही था। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी सिंक्रोनाइजेशन, इतना उनके ज़बरदस्त। पता चला बाद में टू माय नॉलेज कि बताया कि यहाँ स्पिन्स लगाते हैं बाकायदा, ताकि आप देखें वो जब यूँ देख रहे थे तो वो बाकायदा पिन्स लगाते हैं और इतनी ट्रेनिंग कराते हैं कि जब पिन यहाँ वरना चुभती है तो इस वजह से फिर वो आप मुंह नहीं मोड़ सकते उतना। तो इतनी डेडिकेटेड ट्रेनिंग है। तो विक्ट्री डे परेड जो थी उसके अंदर जब रेड कारपेट पे, आपको पता है, जब टिएनएनमेन स्क्वायर के अंदर वो ऊपर लेके आए, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन द राइट, न्यूक्लियर पार्क का, दूसरे किम जोंग उन न्यूक्लियर पार्क, तीसरे शी जिनपिंग न्यूक्लियर पार्क, एंड ऑन द लेफ्ट प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर पार्क। व्हाट वाज द मैसेज? प्रोटोकॉल्स बड़े होते हैं, आप बड़ी समझदार हैं, आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स उनके चाइना के बता दिए जाते हैं कि क्या क्या होता है। और फिर जब हमारे शहबाज शरीफ साहब आए वहाँ, तो उसके बाद शहबाज साहब के बाद जो है प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो आए, यानी कि कितना उनको डिलेड बुलाया गया। ये है चीज़ों को समझने की ज़रूरत। और उसके बाद फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो है यूनिपोलर नहीं रहने देंगे दुनिया को, हम मल्टीपोलर की तरफ लेके जाएंगे, हम जो है धौंस धांधली और धमकियों के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे, हम जो है लोगों के माल ग्रैब नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो पावर शेयरिंग करेंगे। और दुनिया में अच्छे पैगाम उनका था, मईशत को बेहतर लेके, राइट पीसफुली का नारा लेके। लेकिन याद रखें, राइट पीसफुली जो है वो मुमकिन नहीं होता। समबडी हैज़ टू पे द प्राइस। पाकिस्तान इधर से और नॉर्थ कोरिया उस साइड से, दोनों फ्लैंक्स के ऊपर हम ये जो गवादर में हो रहा है, आप देखें ना, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, विच हैज़ रिजन टू 74%। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ होने के बाद तो अफ़गानिस्तान में क्यों नहीं हो रहा चीनियों पे धमाके, चीनियों के ऊपर जो है हमले? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है ये स्क्वायर पैग है इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
इस वजह से ये पाकिस्तान पे कर रहा है और चाइना को इस चीज़ का इदराक है, दैट इज़ वाई वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक हफ़्ता गुजरा नहीं, अगले दिन अमेरिका ने इस थर्ड के बाद उसी शाम को अमेरिका ने कहा कि दिस इज़ ए ये एक यूनिटी है अगेंस्ट अमेरिका, और फिर आप देखें कतर पे हमला हो जाता है टू चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ चाइना कि देखो हमने ये करके दिखा दिया, तुम्हारा यूनिपोलर वाली जो बात तुमने कही थी कि मल्टीपोलर में चले गए हैं, द वर्ल्ड इज स्टिल यूनिपोलर। नाउ द ओनस इज ऑन चाइना। चाइना जो है अब अगर कमज़ोर प्ले करेगा या शर्ट नहीं करेगा अपनी ताकत को ये रशिया के साथ मिल के, तो फिर चाइना का ये जो सारा जो एक उसने ऑरा क्रिएट किया है, ये इट विल फिजल आउट इनटू द थिन एयर। सर, आपने अभी एक बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिएक्ट किया अमेरिका ने। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद एक ट्वीट भी किया उस मिलिट्री परेड के बाद कि हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वार में तब्दील कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर ऑफेंसिव यूएस मिलिट्री डॉक्ट्राइन? देखिए, ट्रंप की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। असल में मैं अगर तारीख़ पे जाऊं तो बेटा मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया में आपने रोमन एम्पायर देखी, वो एक बड़े टाइम स्पैन के लिए जो थी वो मौजूद थी। फिर उसके बाद आपने पर्शियन देखी, मल्टीपल जो उसके अंदर हमने देखी। और फिर रिसेंट पास्ट में जाएं, सोवियत एम्पायर देखी, कितना लंबा उसका, ब्रिटिश एम्पायर कितना लंबा स्पैन चला। अमेरिका द माइटीएस्ट पावर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इतनी मिलिट्री माइट किसी की नहीं थी जितनी अमेरिका की थी, एंड शॉर्टेस्ट लिव्ड। व्हाट एन आयरनी है ना। अब क्या वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दिस मीन्स अमेरिका इज नो लॉन्गर ग्रेट, दैट इज वाई दे वांट टू मेक इट ग्रेट अगेन। दिस इज एन एक्सेप्टेंस। अब वो स्ट्रगलिंग पावर है, दे वांट टू मेंटेन द क्रेस्ट, दे आर स्ट्रगलिंग। जबकि चाइना एक राइजिंग पावर है, इट्स अ थ्रेट फॉर देम, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, सिस्टमैटिकली एंड देन ऑफ कोर्स मिलिटरीली। ये और आइडियोलॉजी, यहाँ आइडियोलॉजी चेंज हो गई, पोल्स अपार्ट है ना। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनका पैगाम क्या है चाइना का, उनका क्या पैगाम है। वो जंगें मुसल्लत करते हैं और ये जंगों को दूर करना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक, अब ट्रंप साहब ने आए तो ट्रेड टैरिफ आयद कर दिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा रहे हैं, इंडिया को जो है वो कट टू साइज करने की कोशिश कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं इंडिया से और इजराइल से अपने पावर्स को एक्साइज कर रहे हैं इन द अरेबियन गल्फ, और इस साइड के ऊपर जो है वो मिडल ईस्टर्न ब्लॉक को, और यहाँ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को। साउथ ईस्ट एशिया में तो ट्रंप का ख्वाब टूट गया। ही इज़ डिसअपॉइंटेड विद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एम्बैरेस्ड अमेरिका एंड इट्स लीडरशिप, कि ये था इंडिया जो इतना मिलिट्री माइट बिल्ड कर रहा था, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट उसके पास इक्विपमेंट था, एयरप्लेन्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट था, सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, एंड देन पैसा। सबसे बड़ी बात है 82 बिलियन डॉलर का तो तब बजट था, अभी उन्होंने दे हैव एनहांस्ड इट टू 89 बिलियन कर दिया। अब अमेरिका ये कह रहा था कि यार तुम कभी रफेल लेते हो उनसे, फ्रांस से, कभी S-400 लेते हो रशिया से, हमसे क्यों नहीं ले रहे। दैट इज़ वाई नॉन नेटो एलाई के तौर पर उसको उन्होंने, जब वो अमेरिका गया तो मोदी को उन्होंने कहा कि जनाब आप हमसे F-35 ले लें, विच वॉज ए स्ट्रेंज थिंग, ऐसा नहीं हुआ पहले। तो नरेंद्र मोदी ने उसको भी इनकार कर दिया। हालांकि सस्ता जहाज़ है उस लिहाज से, रफेल 288 मिलियन का उन्होंने लिया और ये 82.5 मिलियन का था। लेकिन इसका मतलब है कि इंडिया जो था ना, देवर बाउंसिंग मोर देन देयर वेट, वो ज़्यादा ओछे हो गए थे। और अमेरिका ने उनको फिर जो है जब मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह याब किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद सारा एक पैराडाइम शिफ्ट आया। दूसरी जानिब एक शिफ्ट और भी आया, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर इजराइल को मार पड़ गई, अनएक्सपेक्टेड मार पड़ी। शुरू में इजराइल ने बड़ा ज़बरदस्त
जो है वो हमला किया, लेकिन उसके बाद पूरा इजराइल खौफ से थर-थर कांपता हुआ बंकर्स में घुस गया था, और उधर ईरान जो है वो जुबिलिएशन में वहाँ मौजूद था। कितनी अजीब बात है कि जिनके ऊपर मिसाइल बरस रहे हैं वो बाहर निकले हुए हैं। खौफ ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद जब इजराइल की कमर टूट गई तो अमेरिका बचाने के लिए आ गया। नेतन्स के अंदर, जो फरदौ के अंदर, इस्फहान के अंदर हमले कर दिए गए, तभी हुआ ना। अब यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। ईरान जो है वो कतर पे हमला करता है, अमेरिकन एयर डिफेंस उसको इंटरसेप्ट करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी जो इजराइल ने किया उस पर क्या हुआ? झूठ बोल रहे हैं अमेरिकन, लाइंग। ये झूठ चलेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें रिफ्यूलिंग दी। अच्छा, जहाज़ आ गए, वापसी की रिफ्यूलिंग किसने दी? उनकी स्टेटमेंट थी कि हमें बाद में बताया गया, हमें तो पहले पता ही नहीं था, लॉन्च होने चलो के बाद मान लिया ना, नहीं पता था। हाँ जी। रेडार पे भी नहीं पता था। वहाँ क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ आ रहा था रेडार पे जी। या डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर आ रही थी रेडार पे। ये हम बच्चे तो नहीं है, ये तो सबको पता है। अमेरिकन जिनके पास सैटेलाइट सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनके पास पूरे थे, मिडल ईस्टर्न कमांड मौजूद है ना बेटा जी, वहाँ उनके पास सेंटकॉम हेडक्वार्टर है पूरा। अभी ये देखें ना, और 21 एयर बेसेस मौजूद हैं यहाँ इस रीजन के अंदर, और उनको पता ही नहीं चला कि जहाज़ आ रहे थे। या ट्रम्प साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल, तो ट्रम्प साहब जो है ना वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को पीक पे रखने के लिए। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ उन्होंने यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट को कहा कि मैं 24 घंटे में ठीक करा दूंगा, आज वो यूक्रेन को प्लेट में रख के रशिया के हवाले कर रहे हैं, अलास्का कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपके सामने आया। अच्छा, वहाँ उनकी गिरती हुई पॉलिसी, डिवाइड इन द अमेरिकन पॉलिटिकल अरीना, डेट, इंक्रीज ऑफ डेट, $32 ट्रिलियन हो गया, दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क बन गया अमेरिका। फिर उसके बाद जो है वो हर जगह पॉलिसी में डिफीट होना, आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ में आपको, यानी कि अमेरिका वाज द ओनली वन जो कि वीटो कर रहा था। यानी कि वीटो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पूरी दुनिया खड़ी हो गई अमेरिका के डिसीजन, उनको वीटो करना पड़ गया ये गज़ा के ऊपर। फिर आप देखें कि अमेरिका के जो ईरान का ये जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का और मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल का किरदार था, दोनों ने डिसअपॉइंट किया अमेरिका को। ये ना सबको पता है। अगर इतनी एड के बावजूद वो नहीं चल पा रहे तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर दैट। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, ये 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा। और मैंने फर्स्ट डे ये कहा था, जिस दिन ये 7 सितंबर 23 को हुआ था, तो मैंने फर्स्ट डे कहा था कि ये वॉर विल नॉट बी शॉर्ट, इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड वॉर एंड इट विल इंक्लूड द रीजनल कंट्रीज टू। ये स्प्रेड हो जाएगी आग की तरह, और ये अभी हो रही है। अब कल का जो बयान था नेतन्याहू का पाकिस्तान के मुतालिक, उसने कहा है कि वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू हैव द न्यूक्लियर कैपेसिटी। यानी कि ये आ रहा है, अब एक एक करके वो 7 ममालिक को वो फारिग कर चुके हैं, अभी वो मज़ीद। और कौन सा कतर? वही कतर जिसने जो है वो उनको अमेरिका को एग्जिट करवाया अफ़गानिस्तान से दोहा अकॉर्ड के मुताबिक। वही कतर जिसने जो प्रिजनर्स थे, इजरायली प्रिजनर्स जो थे हमास के पास, हमास के सामने बैठ के डील हुई और उसके नतीजे में उनको रिहाई मिलवाई, वही कतर था ना। तो अब वो हमास वाले और वो बुरे हो गए, और उसने ये भी कहा है कि मैं जहाँ भी हमास होगी मैं वहाँ जाके हमला कर दूँगा। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की जो थेरी है, ये ओरिजिनेट तो इजराइल से करती है, फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत ही जो है बाकायदा इंडिया को जो है वो इंडिया ने हमला किया 2019 में भी आपके ऊपर, और फिर अब भी किया। हाँ जी। ये कब ख़त्म होगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन? मुझे पसंद नहीं है इराक़ की हुकूमत, उसके बाद कहा कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, फलाना है ढिमकाना है, और फिर नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वर फाउंड। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और आपने 10 लाख बंदे मार दिए। 550 पीपल वर किल्ड एवरी डे इन इराक़। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है।
सर, आपने एक बात की कि साउथ एशिया में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी में। सो ट्रंप इज़ आल्सो फेमस फॉर हिज ट्रांजैक्शनल पॉलिसी। उनका बड़े बड़े फेमस हैं वो इस पॉलिसी के लिए, इस डिप्लोमेसी के लिए, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के लिए। सो डू यू थिंक कि ये जो पाकिस्तान के साथ नज़दीकी है और इंडिया के साथ जो दूरी है, ये भी इसका एक हिस्सा है? इट्स ए स्मोक स्क्रीन। ये झूठ है, ये फरेब है। 3 दिन पहले बयान जो आया ट्रंप का, उसमें उसने कहा माय बेस्ट फ्रेंड मोदी। देखिए, मोदी को आपको एक बात के ऊपर ज़रूर ये जो है इकरार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लत्ते लिए नरेंद्र मोदी के आफ्टर पाक भारत जंग, तो उसके बाद उसकी इंसल्ट की, उसको बताया कि तुम्हारे कभी 5 जहाज़ गिरे, कभी 7 जहाज़ बोला, कभी ये कहा, एंड मल्टीपल टाइम, ऑलमोस्ट 40-50 टाइम्स वो बोल चुके हैं। और उसके बाद एम्बेरसमेंट दी, फिर उसके बाद टैरिफ आयद किया, फिर 25% मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया। उसके बाद कहा कि मैं $283 बिलियन की तुम्हारी जो इकॉनमी है, IT इकॉनमी, उसके ऊपर भी जो है मैं टैरिफ आयद कर दूंगा। नतीजा क्या निकला? अब फिर माय बेस्ट फ्रेंड एंड वी आर ओपन टू टॉक्स। मोदी को ये पता है कि सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हम हैं। मोदी को ये पता है कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड से हमने IT में इन्वेस्ट किया है। मोदी को ये मालूम है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ना, सिर्फ IT में इन्वेस्टमेंट करना बात नहीं है। लेट्स से कि ये 283 बिलियन मैं आपको दे देता हूँ सुबह, तो आप चला लेंगी? नहीं चला सकती। हाँ जी। नीचे उनके कॉलेजेस हैं, डेडिकेटेड स्कूल्स हैं, जो बाकायदा उसी के अंदर वो जाते हैं, ओरेकल के अंदर, वेप्रो के अंदर, दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर लोग बाकायदा वहाँ से हैंड पिक होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको उसी हिसाब से जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है। पूरा एक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिल्डिंग्स हैं, डेडिकेटेड वो इंटरनेट सर्विसेज हैं। तो इस बात, कोई जो कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कोई हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, कोई जो है वो सिर्फ सर्च इंजन्स के ऊपर काम करता है, कोई सिर्फ कॉल सेंटर्स के हवाले से अपने आप को, यानी कि एक पूरे नेटवर्किंग है। मोदी को ये बात पता थी, उसको पता था आज नहीं तो कल जो है डोनाल्ड ट्रंप खोटे सिक्के की तरह वापस आएगा, और ये होगा। दूसरी बात, मोदी को ये भी मालूम है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मुखालफत रखते हैं, लेकिन क्या बाकी लोग भी रखते हैं? क्या कांग्रेसमैन, क्या सेनेटर्स जिनको उन्होंने बाकायदा लॉबिस्ट रखा हुआ है, जिनको बाकायदा कितने अरसे से इंडियन स्टाफर्स जो नीचे बैठे हुए हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। देखिए ना, आप मेरे पास इंटरव्यू ले रही हैं, आप मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगी या अपने कैमरामैन पे करेंगी? आप कैमरामैन और अपने असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स और उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगी, बिकॉज वो हैं लोग। इसी तरीके से अमेरिकन जो हायरार्की है वो अपने स्टाफर्स पे ट्रस्ट करती है। नीचे सारे हैं बैठे हुए इंडियन। तुलसी गैबर्ड इंडियन निजात खातून है, शी इज़ द हेड ऑफ द CIA। जो बेसिक पॉलिसी मेकर है, चीफ ऑफ CIA, वो कौन है? और वो तुलसी गैबर्ड, बिफोर पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर हैपेंड, तुलसी गैबर्ड वॉज देयर एंड नरेंद्र मोदी से मुलाकात की 1 to 1 उसकी। कोई खबर नहीं आई कि वो क्या मकसद क्या था। अच्छा, दूसरी जगह जो है वो फिर ये काम होता है कि एक तो ये, फिर JD वेंस की बीवी कौन है? इंडियन। इसी तरह से मल्टीपल जो हैं लोग वो, और सिर्फ इसकी नहीं है, बाइडन की हुकूमत में भी थे 41 वो लोग थे जो कि इंपॉर्टेंट तरीन पोस्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग जुडिशरी जो है वो इंडियन बैठे हुए थे। तो आप इंडियन इन्फ्लुएंस को, उनको भी पता है कि हम कूल एंड काम प्ले करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि इस पूरे इंटायर रीजन के अंदर चाइना को कौन चैलेंज करने वाला है? हाँ, अरे एक पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद दे सकता है, और वो ये है कि अगर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाए जिसके अंदर अमेरिका रूस के साथ और चीन के साथ पावर शेयरिंग का फार्मूला ले ले, लेकिन ये पावर शेयरिंग का फार्मूला हो नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि 33% जो है वो अगर रूस को देंगे, 33% चाइना को देंगे, तो ये 66% बन जाएगा। तो अमेरिका सिर्फ 33% के ऊपर रह जाएगा। इसलिए ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये टैरिफ वॉर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने किसके लिए शुरू की? मेरे और आपके लिए तो की नहीं, पाकिस्तान का तो कोई ना 3 में ना 13 में। ये टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू की है उसके लिए। अच्छा, फिर अमेरिकन जो हैं दूसरी जानिब आप देखें कि
इस पूरे रीजन में एक ही है कंट्री जो चाइना के अगेंस्ट उसको खड़ा किया गया, और वो है इंडिया। इन्वेस्टमेंट है ना इतने अरसे से 30 पर कॉन्डोलीज़ा राइस कहती थी कि यू आर आवर नेचुरल एलाई, और फिर हिलरी क्लिंटन कहती थी, और फिर अब मार्को रूबियो वगैरह, ये सब क्या। पाक चाइना जब जंग हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि लेट देम स्टीम आउट, अपना वो एंगर को जो है वो अनलीश कर लें और थोड़ा बहुत बमबारी कर लें जिस तरह 2019 में की थी। इस बार हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, अभी आओ तो फिर बताएंगे। एंड फिर जब मार, पहले उसने कहा कि नहीं नहीं ये तो दोनों मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद जो है वो कहा, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स टेलीविजन वो क्या बोल रहे हैं, इंडिया वॉज रेस्क्यूड बाय अमेरिका अगेंस्ट पाकिस्तान, रेस्क्यूड। तो यहाँ तो वॉर की एंड तो इसलिए नहीं की गई, इसलिए की गई कि पाकिस्तान ने उनको मार मार के लिटा दिया था चारों शाने चित, और फिर नरेंद्र मोदी हैड टू बेग फॉर मर्सी, और उसे फिर वो अमेरिकन ने इंटरवीन किया। तो ये बातें हैं। इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें, अगर हम दूसरी साइड पे आएँ तो हमने देखा कि जो कतर पर हमला था वो प्रेसिडेंट ट्रंप को अब कहाँ प्लेस करते हैं, क्योंकि उनका ये तब हुआ जब ऑलरेडी एक पीस टॉक्स चल रही हैं, जब वो चाह रहे हैं कि मसला थोड़े मसाइल जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ जाएं। देखें, ये बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनकी मर्ज़ी के बगैर ये हमला मुमकिन नहीं हुआ, ये तो बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि कतर जो जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया, मैंने फैसिलिटेट किया, अमन चाहता है, खुशहाली चाहता है। अभी फ़लस्तीन के चीफ जस्टिस आए हुए थे, आई हैड 1-to-1 इंटरेक्शन को 2, 2.5-3 घंटे बल्कि हम लोग साथ बैठे रहे, और फ़लस्तीनी सफ़ीर भी मौजूद थे। एंड दे सेड कि जी हमें तो जो 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए जो हमारी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी उसको आने की इजाज़त नहीं दी गई कि आप आए नहीं, तो फिर यकतरफा मुज़ाकरात होंगे। ये कौन से मुज़ाकरात हैं? इसका मतलब है कि जो रिवियरा बनाना चाह रहा था वहाँ उस रबल के ऊपर, उस 70,000 लाशों के ऊपर, उन बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों के खून के ऊपर सैरगाह तामीर करना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप। इस बात में सदाकत थी। फिर ये ऐसे मुंह से नहीं निकला था, स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक सोचे समझे। और फिर आप देख लें 8 बम जो न्यूक्लियर पड़ा ना हिरोशिमा पे, उसके मुकाबले में 8 उतने बम जो है वो अगर मारे जाएं तो इतनी डेवस्टेशन कॉज होती है जितनी अभी गज़ा में हुई है। और दुनिया में न्यूक्लियर को सबसे ज़्यादा जिसने आई वुड से कि जिसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया वो कौन मुल्क था? पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, इंग्लैंड। कौन था? अमेरिका। हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जो कि कभी भी आप जो है इसको आप भुला नहीं सकते। ये एक बड़ा ख़तरनाक जो अभी सूरत हाल ये है कि जो मशरक़ वस्ता के अंदर तमाम अरब ममालिक जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी बिलियंस जो है वो वहाँ से समेट के डोनाल्ड ट्रंप जब मई में आए थे 3 दिन तो कतर में ही रहे, और आपको पता ही है कि 400 मिलियन का तो जहाज़ ही ले गए वो उठा के, उनको 747 एयरफोर्स 1 जो है तोहफ़तन कतर ने दे दिया। उसके बाद कतर ने उनको $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का भी कहा कि जी हम आपके मुल्क में करेंगे। जहाज़ थे, एरियल सिस्टम्स मौजूद थे, डिफेंस हुआ नहीं। क्या कतर ये अब सोचेगा नहीं कि हम इसमें रह सकते हैं? अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब जो 15 तारीख को उनकी एक मुलाकात होनी है और वहाँ सारा इजलास हो रहा है जिसको पाकिस्तान जो है उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है, क्या ये बात नहीं सोची जाएगी कि ये तकरीबन चंद मुल्क हैं जो 125 बिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट जो है ना डिफेंस के ऊपर अपने खर्च करते हैं, तो डिफेंस के ऊपर खर्च करने के बाद ये नतीजा निकलता है, किसी की सॉवरेनिटी, किसी की इज्जत, किसी की जान, किसी का माल, कुछ तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। ये तो मुल्क फिर एक पेट्रोल पंप की हैसियत ही रह गई इनकी कि बस वो लोग आते हैं, वो पेट्रोल भरवाते हैं और गाड़ी में चले जाते हैं। तो इनकी, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान से आज भी सऊदी अरब में हमारी एक ब्रिगेड मौजूद है जो उनको डिफेंस शील्ड प्रोवाइड करती है, और हम तो नज़रियाती लोग हैं ना, आज उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे जहाज़ों का, ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसे अमेरिकन बेसिस का क्या फ़ायदा जो उनके लिए जो है वो बायसे इज़्ज़त नहीं बल्कि बायसे ज़िल्लत बन जाए। और फिर
पैसा होना क्या इकोनॉमिक, जो हम बात आजकल पूरे पाकिस्तान में भी यही बात हो रही है, इकोनॉमी पे चलते हैं मुल्क। पाकिस्तान जो है इकोनॉमी पे बना था, स्टेट ऑफ मदीना इकोनॉमी पे बनी थी। पाकिस्तान तो यही कहा था ना कि इनके पास इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होगा और ये जो है 3 महीने बाद वापस आ जाएगा। इकोनॉमी पे जब हमारी इकोनॉमी अच्छी थी तो फिर बांग्लादेश क्यों बन गया? तब तो हम एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। वैलिड पॉइंट है ना। तो मकसद ये है कि इकोनॉमी पे फिर आज कतर ने क्यों नहीं जो है वो अपना बर्दाश्त कर लिया। कतर के बाद बारी है, देयर इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बाय इजराइल। उन्होंने एक अपना नक्शा बनाया हुआ है ग्रेटर इजराइल का और बाकायदा उसको क्लियरली उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी कनेक्शट पे लिखा हुआ है ना कि दराए फरात से लेके जो है वो सारा इलाका हमारा होगा, जिस तरह हमने कलमा तैयबा लिखा हुआ है। हिंदू भगवत गीता से जो है वो डिविएट नहीं हो सकता, यहूदी अपनी किताब से डिविएट नहीं हो सकता, मुसलमान कुरान से नहीं हो सकता, और ईसाई जो है इंजील से नहीं हो सकता। ये तो आइडियोलॉजीज़ का क्लैश है, ये तो आपको नहीं हो, और ये तो होगा। और अगर इसमें चाइना रोल प्ले नहीं करेगा अब, तो फिर आई थिंक कि ये चाइना का जो फिर सुपर पावर के तौर पर जो इमर्ज करना अपने आप को रिसेंटली, ये फिर ज़्यादा देर शायद नहीं चल पाएगा। सर, आपने सिक्योरिटी की बात की, थोड़ा सा अगर हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आएँ तो हमने देखा कि तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में हालात अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी डिटेरियोरेट हो रही है। और हमने अभी यूएनएससी की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि टीटीपी, पीएलए और आईएसके, इन तीनों का एक अमलगमेशन भी हुआ है। सो आप क्या समझते हैं कि आफ्टर द रिटर्न ऑफ तालिबान इन ग्रुप्स के लिए जो ऑपरेशनल स्पेस है वो कैसे बदली है? देखिए, आफ्टर द रिटर्न ऑफ तालिबान पहली बात यह है कि जो अफ़गान तालिबान थे दोहा एकॉर्ड के बाद, वो भी हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम उनको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। पाकिस्तान ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया और ज़ाहिर है उनके लिए भी एक अफसोस का मुकाम था। लेकिन इस सब से हट के देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, गो कि मैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अपने एक मौक़िफ़ रखता हूँ, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी लॉयल्टीज़ मेरा तमाम पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान हुकूमत से उनको एतराज़ हो सकता था, क्या पाकिस्तान के नाम से उन्होंने कोई शाहराह बनाई? क्या शोहदाए पाकिस्तान के लिए कोई दुआ की? क्या पाकिस्तान के जब मार्का हक चल रहा था भारत के साथ, उस टाइम पे वो न्यूट्रल जो है होने के बजाय जाके वहाँ उन्होंने अपना वफ्द भिजवा दिया इंडिया के अंदर? ये बातें हमारे दिल के ऊपर एक बहुत गहरा ज़ख्म है, मेरे दिल पे बहुत तकलीफ़ है। छोड़ दें कि उन्होंने किसी के लिए क्या, शोहदा वो जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर किरदार अदा किया, सोवियत ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ लड़े, वो अमेरिकन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जो है वो नबरदाज़मा हुए, अपनी जानें दी, क्या उन लोगों के लिए फातिहा करवाई उन्होंने? क्यों? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू देम, दिस इज़ रॉन्ग। अब आते हैं ISKP की तरफ और आपके जो BLA की तरफ, मजीद ब्रिगेड। अभी अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को जो है वो टेररिस्ट उसके अंदर डाल दिया है। ये 2 दिन पहले ऑपरेशनल हुए थे या 20 साल पहले से ऑपरेशनल थे ये? तो फिर अब अमेरिका को ख्याल आया, चलो आ गया, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग आज OBL के जो थे वो हामी थे, सपोर्टर्स थे, फाइनेंसर्स थे, सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रोपगेट करते थे, उनके अकाउंट्स बंद हो गए थे ना, उनको पकड़ लिया गया था ना। तो मजीद ब्रिगेड और BLA की लीडरशिप जनीवा में नहीं बैठी? एड्रेस मैं बताऊं या ट्रम्प साहब आपको इल्म है? सर, तो आपको लगता तो है उनको पकड़ा जी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए, हाकाल का जो उनकी वेबसाइट है उसको बंद कर दिया, ट्विटर हैंडल बंद हुए। क्यों नहीं हुए? लिप सर्विस, लुक बिजी डू नथिंग, लिप सर्विस। मैं गलत तो नहीं? इंडिया के अंदर जो सिंपैथाइजर्स बैठे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर बाकायदा, जिसको अभी इंटरनेशनली रिकग्निशन मिल चुकी है कि जी वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था, और ये जाफर एक्सप्रेस का स्पेसिफिकली जब उन्होंने टेररिज्म के अंदर इसको डाला है मजीद ब्रिगेड और BLA को, तो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को जो है मेंशन किया है। तो उधर मारंग जो है वो चली जाती है उनकी लाशें लेने के लिए। अगर मारंग का उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है तो उनकी लाशें लेने क्यों गई है? तो फिर उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगेंगी। इन सारे लोगों पे, मैं एक स्पेसिफिक एक खातून की बात नहीं कर रहा, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं,
बाहर से पकड़ लो, वो फाइनेंसर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो आपको एक मुल्क के अंदर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कानून भी बड़ा कमज़ोर है। देखिए नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात थे उसके ऊपर फ़ौज तो अमल कर रही है, 16 नुकात जो बाकियों के थे वो पूरे नहीं हुए। मैं मर मिटा पिट मरा कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान के बाद आपने जो ये जो पैगाम पाकिस्तान बयानिया था इसके अंदर जो है शुक्म थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले उन्होंने जनाब वो मुफ्ती अब्दुल रहीम और वो दीगर अल्लामा वाहिदी और दीगर जो लोग हैं उसमें शामिल करके उन्होंने अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं किया गया? आई हैव अ क्वेश्चन अरीशा। देखें मैं पूछना चाहता हूँ सवाल, उसके नतीजे में इस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया गया। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, वो अपना अपोजिशन में थे और सारे लोग बैठ के जनरल राहील शरीफ साहब की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान बना। इस बात को भी जो है वो कितने साल गुजरे, ओवर अ डेकेड गुजर गया। इतने लोग दरमियान में जो है वो शहीद हो गए, इतना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इतना पाकिस्तान को जो है वो एक मुश्किलात का, एक मेंटल टॉर्चर से गुजरा पूरी ये मुल्क और कौम। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं कटनी चाहिए जिन्होंने ये होने दिया अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए या अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए? आर्ट दे रिस्पॉन्सिबल? अब पाकिस्तान सैलाब में डूब रहा है, डूबा हुआ है, बेड़ा गर्क हो गया। 4 मिलियन से ज़्यादा पीपल जो है ना, दे हैव लॉस्ट देयर होम्स। कितना अफसोसनाक है। ये लोग जिन्होंने 1988 के फ्लड के बाद नहीं बनने दिया, कोई ना डैम बनने दिया, ना इसका ऑल्टरनेट किया, ना ये पिछले साल जब फ्लड आया, मैं नहीं कह रहा वो सुपर फ्लड था, लेकिन फ्लड था, इन्होंने जो है वो कानून साजी क्यों नहीं की? इन्होंने रिवर साइड के ऊपर जो है वो कॉलोनियाँ बना ली। रिवर साइड के ऊपर कॉलोनी में एक आदमी को पकड़ लिया, दूसरा आदमी क्योंकि वफाक के अंदर एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उसको कोई पूछता नहीं है, हाथ नहीं डालता। अगर आपने इस तरीके से जो है काम करना है और अमीरों के लिए इंसाफ के तकाजे फ़र्क, गरीबों के लिए फ़र्क, अशराफिया के लिए फ़र्क, कमज़ोरों के लिए फ़र्क, याद रखिए जैन जी जो है पाकिस्तान में भी मौजूद है। सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान अफ़गान तालिबान पे रिलाई कर सकता है टू कर्टेल TTP, या ये एक फ्लॉड एक्सपेक्टेशन है हमारी अभी तक? आई थिंक इट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी साइड के ऊपर वो नहीं, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी मजबूरियाँ। वो ये कहते हैं कि जी ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ हमारे साथ लड़े थे, हम इनको जो है वो कैसे कुछ कर लें। लेकिन दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका का इनखला हुआ था ना। दोहा मुज़ाकरात के अंदर कौन 2 लोग थे? एक था अमेरिका और एक थे अफ़गान तालिबान। अगर हम सारा का सारा मलबा अफ़गानिस्तान के तालिबान के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि डालना चाहिए, तो क्या अमेरिका को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? क्या अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या दोहा मुज़ाकरात में ये तय नहीं हुआ था कि सेफ हेवन्स नहीं बनने दिए जाएंगे अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के, और दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान समेत तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है हमला नहीं करेंगे, और किसी किस्म के जो है उसके अंदर अबैटर्स और सपोर्टर्स को जो है वो एक किनारे लगाया जाएगा अफ़गान तालिबान की जानिब से? बोला गया था ना जी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर लें, कुरान और सुन्नत पे अफ़गान तालिबान बात करते हैं, आए उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन क्या अमेरिका मोरद इल्ज़ाम नहीं है? शिगार रिपोर्ट के मुताबिक $7.1 बिलियन का असला अमेरिका छोड़ के गया, और डोनाल्ड ट्रंप ये मल्टीपल टाइम कह चुके हैं कि 10 बिलियन वर्थ इक्विपमेंट वी हैव लेफ्ट इन अफगानिस्तान। वो असला क्या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा? खुद पाकिस्तान ISPR ये बोल चुका है कि ये अमेरिकन असला, अमेरिकन सारे जो सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं। तो फिर क्या इसमें अमेरिका का कोई जो है वो लेना देना नहीं? अभी ये दहशतगर्दी को मान लें, क्या आपको कोई उन्होंने इक्विपमेंट दिया? आपके पास 19 हेलीकॉप्टर्स थे 2021 में जब इनखला हुआ अमेरिका का, तो उन्होंने आपको नाइट विजन फैसिलिटीज़ के साथ और दीगर जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट था उसके साथ आपको हेलीकॉप्टर्स दिए हुए थे। इस वजह से टेररिज्म आपका जो है वो 19 हेलीकॉप्टर वो जो है वो 2021 में जाते हुए वापस वो भी ले गए। तो आपको क्या $700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड था आपका। मैं कह रहा हूं कि अफ़गानिस्तान से आप उम्मीद न लगाएं। आपको दहशतगर्दी कंट्रोल करनी है तो आपको उनके ख़िलाफ़ एक, देखें दहशतगर्द का एक नज़रिया है अरीशा,
और वो नज़रिया आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो नज़रिया इतना स्ट्रांग है कि उसके लिए बंदा जान देने के लिए तैयार है। जान बड़ी कीमती होती है बेटा जी, जान ऐसी नहीं होती जिसको आदमी जो है वो हथेली पे रख दे। इसका मतलब है कि इतना उनको ब्रेन वॉश किया गया, इतना उनको माइंडसेट उनको क्लियर किया गया कि उन्होंने कहा कि जनाब सीधा यहाँ बटन दबाना है तो सीधा जो है वहाँ हमने हूरों के पहलू में जाके बैठ जाना है। हाँ जी, बिल्कुल। हमने क्या नैरेटिव बिल्ड किया इस सिलसिले में? हमने जिन लोगों के ज़रिए पैगाम पाकिस्तान भिजवाया, मोस्ट रिडंडेंट थे उनमें से लोग, कई लोग मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिनको वहाँ की आवाम ने रिजेक्ट किया, जिनकी दे हैव नो ग्राउंड रूट्स उनकी हैं, ना वो उनको लोग पसंद करते हैं, ना उनकी इज्जत करते हैं, ना ताज़ीम करते हैं, लेकिन उन लोगों के ज़रिए पैगाम पाकिस्तान भिजवाया गया। तो फिर ये नतीजा तो यही निकलेगा, फ़ौज फ़ौज फ़ौज, हर जगह फ़ौज कर रही है, दहशतगर्दी हो फ़ौज लड़े, नैरेटिव बिल्डिंग हो वो फ़ौज करे, वो मीडिया के ऊपर जो है वो काम करना हो तो वो फ़ौज करे, आपके जो है वो सैलाब हो तो वो फ़ौज करे, ज़लज़ला हो तो वो फ़ौज करे, कश्मीर के अंदर प्रोटेक्ट करना हो तो वो फ़ौज करे। सियासत जो है वो उसके लिए बाकायदा भुट्टो साहब ने एक सेल बना दिया, वो भी फ़ौज करे। ISI में जो इंटरनल विंग बना वो भुट्टो साहब के हुक्मनामे से बना था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए। ये कहते हैं कि जी सियासत में मुदाखलत करती है फ़ौज, अपने आइन से जो है वो मुनहरिफ होती है। गलत कहते हैं। आइन से कैसे मुनहरिफ होते हैं? उसके चार्टर में डाल के दिया गया, उसको कहा गया हुक्म है। अभी आपको हुक्म है आपकी इंतज़ामिया की तरफ से कि आपने मेरा इंटरव्यू करना है, तो आप कहें मैं इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं भैया? तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताया गया, उनको वो काम कर रहे हैं। ये तमाम जगह फ़ौज के ऊपर। सिविल क्या कर रहे हैं? जो मैं आपको फिर वो नेशनल एक्शन प्लान, सिविल ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस करनी थी, नहीं की। आपने जो है अदालतों के अंदर जो है वो मैकेनिज्म बनाने थे, नहीं बनाए। टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर लोगों के केस लटके हुए हैं, वहाँ जज ही कोई नहीं मौजूद, उनका कोई सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं है। कौन से बाबा दुनिया में रह रहे हैं आप? वो जज को वो तो सुबह मुकदमा देता है, शाम को लोग उसको बम से उड़ा देते हैं। और क्या नहीं उड़े जज? कौन देगा ऐसे हालात में इनके खिलाफ फैसले? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये नॉर्मल प्रोसीजर्स के साथ ये काम नहीं चलेगा। ये तो वही बात है कि डंडे के जरिए कि मैं क्लैशनकोफ वाले जो है वो कच्चे के डाकुओं से जो है वो लड़ रहा हूं। कच्चे के डाकू हैं तो उनके खिलाफ कोई कामयाब नहीं होता, फौज वहां भी बुला लो। कौन है कच्चे के लोग? जिनके कच्चे की जमीनें, वो कौन लोग हैं वो बताएं ना। सर, वो कौन वडेरे हैं, जरा नाम बता दें। वो कौन है जो जिंदा हैं अभी तक? सर, अगर हम थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे आएँ तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भी हमें एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। हमने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्राइन की बात की और फिर हमने देखा कि इंडिया मिलिट्री जो है वो ज़रा सी बात पे वार प्रोवोक कर देती है। सो इन हालात में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया आएगा आप पे, मेरे मार्क माई वर्ड्स, इंडिया आएगा और बहुत जल्द आएगा। ये जंग हम नहीं भी चाहेंगे तो हमें लड़नी पड़ेगी। इंडिया आएगा, इस बार आपको सरप्राइज देगा। द वे यू हैव सरप्राइज देम विद द मॉडर्न इक्विपमेंट एंड आपकी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे इस बार इंडिया भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। द वे दे आर गैदरिंग अप, देखिए आप, इंसल्ट हुई है, हजीमत हुई है, तजलील हुई है पूरी दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने उनकी फौज अपनी निगाहों में गिर गई है। ये जख्म तो धोना पड़ेगा, ये दाग तो मिटाना पड़ेगा इंडिया को। और उसके लिए एक आइडियोलॉजी है ना, हिंदुत्व माइंडसेट है, चाणक्य माइंडसेट है, अर्थशास्त्र की तालीमात हैं, कैसे छोड़ देंगे? उनका नेबर उनका दुश्मन है, ये उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। हाउ विल दे डिविएट फ्रॉम इट? वो आएंगे। उनका ट्रॉयका जो इस टाइम पे अमेरिका, इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस है, इट्स एन ओपन बुक। यह आज का नहीं है, ये बहुत अच्छे से, वो उसको नेचुरल एलाई कहते हैं, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। स्ट्रेटेजिक कल चेंज हो जाती है तो हेयर एंड्स योर पार्टनरशिप, फिर क्या करेंगे? इसलिए इंडिया आएगा, बहुत जल्द आएगा। आबी जहरियत से ये मामला शुरू हुआ। हमने कहा कि जी हमारे ऊपर अगर आबी जहरियत हुई तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर करेंगे। आबी जहरियत कर रहे हैं, जाओ। अभी वो पानी छोड़ के और अगली दफ़ा वो रोक के करेंगे।
लिख लें मेरे, मार्क माय वर्ड। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आपके पास ये मौका था इस जंग के अंदर, आप उनके डैम्स को, आप उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को उड़ा देते ताकि एक दफा कमर टूट जाती। लेकिन अब अगर आप एग्रेशन करेंगे, क्योंकि इनिशिएटिव आपकी जानिब से होगा, अगर आपने इनिशिएटिव लिया तो दुनिया आपको जो है वो फौरन कहेगी कि पाकिस्तान तो जो है दहशतगर्दी कर रहा है। इंडिया और अमेरिका यकजान दो कालिब हैं, मान लें। सर, तो आपको क्या लगता है, हाउ सून आर दे गोना कम? आई थिंक नॉट फार। नवंबर तक बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अक्टूबर में अमूमन स्काइज जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और ऐसे कोई बादल वादल नहीं होते। इसके अलावा ज़मीनें सूख जाती हैं फॉर हैवी इक्विपमेंट टू मूव, जो टैंक आते हैं या बाकी जो है वो ज़मीन क्योंकि सख्त हो जाती है। तो ये एक ख़तरनाक टाइम है। और फिर देखें कि जिस तरीके से चीज़ें क्विकली हो रही हैं, इजराइल का आप देखें कि बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे खड़े होकर ये बात कही थी, मार्का हैक का, जिस दिन ये हम एक जश्न मना रहे थे बड़ा खूबसूरत, उस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि वी वर फाइटिंग टू कंट्रीज एट अ टाइम, इजराइल एंड इंडिया। मैंने तो नहीं कहा। तो फिर एक्नॉलेजमेंट तो वज़ीर आज़म की जानिब से आ रही है। क्या हमें नहीं मालूम 67 पायलट्स जो थे वो ड्रोन उड़ा रहे थे उनके, और वो ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान में डोम स्वाम अटैक जो था वो किन की वजह से हुआ था? मेरे इस घर के ऊपर 2 ड्रोन तो हमारे पास आए, हमने गिराए। तो इसका मतलब है कि हो रहा था ना। तो ये जो अब उन्होंने क्या, उनके ब्रह्मोस ख़त्म हो गए क्या? अच्छा, अगर इंडिया ने जो ये कोई हमला नहीं करना, कोई वो उन्होंने अमन की बंसी बजानी है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कश्मीर को प्लेट पे रख के दे देना है, उन्होंने सिर क्रीक का मामला छोड़ देना है, उन्होंने जो है आपके अंदर जो है कुलभूषण नहीं भेजने, उन्होंने जो है वो सुरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह जो है वो नहीं भेजने, मान लिया चलें। अगर नहीं भेजने तो बाबा $89 बिलियन का बजट क्यों कर दिया उन्होंने 82 से? भूटान से लड़ना होगा यकीनन, या शायद नेपाल के ऊपर चढ़ाई करनी होगी, या उनका जो इरादा जो है वो बांग्लादेश के साथ होगा। व्हाट नॉनसेंस, दे आर कमिंग फॉर अस। सर, इस सब में आपने कश्मीर की बात की, हमने देखा कि पिछली स्कर्मिशेस में जो लेकिन दे आर कमिंग फॉर अस। फैसला हमने ये करना है कि ये जंग हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़नी है या कहीं और लड़नी है, किस अंदाज में लड़नी है और कैसे लड़नी है। सर, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तुम भी तो बहुत कुछ करते हो मोदी जी, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं मोदी जी। सर, इस सब में एक बहुत क्रिटिकल मसला आता है कश्मीर के अवाम का। हमने देखा कि पिछली स्कर्मिशेस में भी वो बेचारे पिसते हैं, और फिर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन देखी, उसमें भी वो सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं। सो ये जो कश्मीर का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या करें? बेटा जी, वो तो ख़त्म कर दिया ना। 2019 में 5 अगस्त को एक बड़ा पाकिस्तान के साथ साजिश हुई, और मैं नहीं बोलूँगा लेकिन जो किरदार उस साजिश में शामिल थे वो दुनिया और आखिरत में ज़लील होंगे। दुनिया में हो रहे हैं और आखिरत में पकड़ होगी, क्योंकि जब फ़र्श पे नहीं सुनी गई उन औरतों, बूढ़ों, बच्चों, जवानों की चीखो पुकार, उन 17,000 ख़वातीन की इज्तमाई आबरू रेज़ी, उन नानियों और दादियों की वो आहें और शिश्कियाँ और चीखें जो उनके बच्चों, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियों के सामने खड़े होकर उनकी भारतीय फ़ौजियों ने इज़्ज़तें तार तार की, जब उनकी वो शिश्कियाँ ज़मीन पे नहीं सुनी तो अल्लाह ताला ने फ़र्श के बजाय अर्श पे सुन ली। उन्होंने ये कहा था कि तुम जो मर्ज़ी जुल्म कर लो, हम अल्लाह मियाँ को शिकायत लगाएंगे जाके गज़ा पे, हम अल्लाह मियाँ को शिकायत लगाएंगे। शिकायत सुनी जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि शिकायत सुनी नहीं गई। आप देख लें कि दुनिया की तमाम ताकतें मिल के भी जो है कुछ नहीं कर पाई। ज़िल्लत हो रही है उनकी, रुसवाई हो रही है, वो लूज़ कर रहे हैं। अब द मोर दे आर गोइंग टू क्लच द सैंड, द क्विकर इट विल रिलीज फ्रॉम देयर हैंड। जितना रेत को मुट्ठी में ज़ोर से दबाएंगे उतनी जल्दी निकल जाएगी। लेकिन जो कश्मीर का, अगर ये ना भी हम कुछ करें
ना ये लड़ाई होती ना कुछ होता, तो क्या फिर कश्मीरी सुख में थे? रोज़ाना मार खा रहे थे, रोज़ाना कत्ल हो रहे थे, रोज़ाना उनके, अभी आप ये देखिए कि हज़रत बल के ऊपर जाके जो है शिव का जो है वो वहाँ लगा दिया गया। इतनी मतलब आप ये मजहबी रसूमात आपने तबाह कर दिया, आपने उनको जो है यूनाइटेड नेशन के चार्टर से ही बाहर निकाल दिया, आपने वहाँ तिरंगा अपना नापाक लहरा दिया, आपने वहाँ सिटीज़न जो आपने आबादियाती नक्शा ही जो है वो वहाँ तब्दील कर दिया, आपने 4.2 मिलियन लोगों को ला के बसाने का जो है मंसूबा बना दिया, आपने वहाँ की नौकरियाँ ख़त्म कर दी, वहाँ के लोग बाहर नॉन कश्मीरी आके वहाँ जो है ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, वहाँ जाके अब नौकरियाँ कर सकते हैं, और जो कश्मीरी तिहाड़ जेल में, दीगर जेलों में उनको डाल दिया। 60,000 से ज़्यादा नौजवान लड़के जो हैं वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। तो क्या कश्मीरी जो है वो खामोश हो गए? कश्मीरियों की ये स्ट्रगल, असल में पाकिस्तान की स्ट्रगल दो ही तो जगहों से शुरू हुई थी, एक बंगाल से और एक कश्मीर से। आज बांग्लादेश में 5 डेकेड्स के बाद पाकिस्तान के परचम 14 अगस्त पे सबसे ज़्यादा बिके, और बहारें थी पाकिस्तान के परचम की। 2 कौमी नज़रिया दोबारा ज़िंदा होकर रह गया, और कश्मीर के अंदर वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, आप कहते हैं वह बनेगा। वो पाकिस्तान के झंडों में अपने शोहदा की तदफीन करते हैं, और आपने पूरे पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर का झंडा, आज़ाद कश्मीर का झंडा पकड़ा दिया। जस्ट शो मी वन फोटोग्राफ वेयर दे हैव यूज्ड कश्मीरी फ्लैग टू बरी देयर शहीद। एक शहीद को जो है जनाजे के अंदर कश्मीर का झंडा मुझे दिखा दें, जहां उन्होंने कश्मीरी झंडे के अंदर उसको रैप करके जो है वो तदफीन किया। व्हाट आर वी डूइंग? हम किसके एजेंडे पे काम करें? हम सीरियस ही नहीं हैं। क्वेश्चन जो हमारे सामने है अरीशा, वो ये है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कश्मीर टू अस? दिस वॉज द क्वेश्चन व्हेन माई फादर वॉज DGISI, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, उनसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर, हाउ इंपॉर्टेंट इज कश्मीर फॉर अस? हाउ फार वी आर विलिंग टू गो फॉर कश्मीर? शी सेड, जनरल साहब, कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट पाकिस्तान इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मेरे अब्बू ने कहा कि फिर ले लिया कश्मीर। आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि कश्मीर जो है जितना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है उतना ही कश्मीर है। आज हम बात करते हैं सियासी, सिफारती, इखलाकी बुनियाद के ऊपर मदद करने के लिए। बलूचिस्तान पर हमला हो तो फिर यही बोलना चाहिए ना। अगर कल इंडिया KP पे हमला कर दे, पंजाब पे कर दे, कराची पे कर दे, तो हम लाहौर पे कर दे, तो हमें यही कहना चाहिए कि जनाब वो पाकिस्तान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ये उनकी अपनी जंग है, हम उनकी सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करेंगे। क्यों? ओ बात, ग़ुलामों की ना अमरीत अच्छी होती है ना जमहूरियत। और वो कहते हैं तैर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। और ग़ुलामी में काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। अगर मईशत और फिर अपने उसके ऊपर यकीन करते तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 30,000 के साथ 13 लाख के ऊपर फतह याब ना होते। 1,000 का लश्कर जो है 313 से 79 लोगों से पिट ना जाता। अल्लाह की मदद तब आती है जब यकीन पैदा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू अगर मेरे लिए खड़ा होगा तो मुझे रब होने की कसम, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊँ। और हमने तारीख़ में देखे। और सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करें, 300 स्पार्टन्स की क्यों ना बात करें। एक्ट ऑफ वैलर जहाँ भी नज़र आएगा। कुफर ने भी तरक्की की है तो इस्लाम के सुनहरी असूलों पे की है, वरना नहीं करते। सर, अगर अब हम थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स में आए तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन बहुत बढ़ती जा रही है, और इंस्टीट्यूशंस के, पार्लियामेंट के बाहर जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है उसमें भी इंक्रीज़ आ रहा है। सो क्या आपको लगता है कि अब पार्टीज़ को चाहिए कि वो एक साथ बैठ के और इन मामलात को डिस्कस करने की कोशिश करें? करके देख लें।
अब नहीं होगा, ये नहीं रुकेगा, ये निज़ाम गिरने से अब कोई नहीं रोक सकता। फ़ौज खड़ी हो जाए इसके लिए, सिविल खड़ी हो जाए इसके लिए, ISI कोशिश कर ले, ये निज़ाम अब नहीं बचेगा। बिकॉज़ इस निज़ाम ने लोगों का बुरी तरीके से इस्तेहसाल किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं रोज़ाना बहुत अच्छे अच्छे पार्लियामेंटेरियन से, जिनमें मिनिस्टर्स भी हैं, उनसे रोज़ाना मुलाकात होती है। वो ख़ुद इस बात पे कन्विंस हैं। आप बाकियों से पूछें ना, कभी उनसे पूछें अपने दिल पे, वो कहते हैं निज़ाम नहीं चलेगा। अब ये सिर्फ अपनी एक खोती हुई शाख को जो है बचाने और लिंगर ऑन कर रहे हैं, जितना चल जाए बस, जितना, जिसको कहते हैं ना वो पंजाबी में, जितना लंघा लेना है, तो वो बस ये अपना टाइम जो है ना ये पूरा कर रहे हैं कि किसी तरीके से चल पड़े। ये जो इस टाइम पे पाकिस्तान के देखें ना, जब एक कलेक्टिव डिसीजन था अफवाज पाकिस्तान का कि जनाब हम जो है वो पुरानी पार्टियां, जिसमें मुस्लिम लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, जो भी गवर्निंग पार्टीज़ थीं, वो रिडंडेंट हो गई हैं और इसलिए IK का प्रोजेक्ट लाया गया। IK टर्न्ड आउट टू बी इवन बिगर डिज़ास्टर। ये रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ गया होता जो अब आप देख रहे हैं बाकी ममालिक में, ये पाकिस्तान में आ गया था। इमरान खान साहब ने बड़ी ज़्यादती कर दी, उन्होंने इसका रुख GHQ की तरफ मोड़ दिया। इसका रुख उनको उन ऐवानों की तरफ मोड़ना चाहिए था जहाँ से लोग जो है वो तकलीफ़ में थे। नेपाल में फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ नहीं किया, बांग्लादेश में फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ नहीं किया, अरब स्प्रिंग में लोगों ने, आपने देखा कि किस तरीके से मिस्री टैंकों के ऊपर जो है वो डाले, हाथ डाले। तुर्किया के अंदर किसी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। ये वाहिद जो हुआ वो यही हुआ। अफ़गानिस्तान में तालिबान, ईरान में पासदारान, बांग्लादेश में जवानान, श्रीलंका में जवान, तुर्किया में जवान, आपके अरब स्प्रिंग के अंदर अरब बहार, अरब जवान, चीन के अंदर रेवोल्यूशन। आप इस रेवोल्यूशन से कैसे एस्केप करेंगे? और ख़ास तौर पे इन सब की एक बुनियादी वजह थी बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, अमीर और गरीब के अंदर एक बड़ा गैप। सर नाउ आई वुड और इदारों की कमज़ोरी, कैपेसिटी बिल्डिंग कहाँ की? CTD की, बाकियों की, काउंटर टेररिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बात, सारे के सारे एक इदारे क्रश हो रहे हैं। पूरा का पूरा वज़न अफ़वाज पाकिस्तान के कंधों के ऊपर है। ये कंधे कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे? हैट्स ऑफ टू देम। शहीद भी होते हैं, लोगों से बातें भी सुनते हैं, टारगेट भी किए जाते हैं। जब मुल्क की मईशत डूब रही होती है तो उस टाइम पे जो है वो वज़ीर आज़म को कोई नहीं पूछता, लेकिन आर्मी चीफ के कहने के ऊपर हमें जो है वो लोन मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि ये सबसे बड़ा किरदार ही चीफ का था। Sir, now I would like to ask a few questions about your father's legacy, if you allow. स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन का आर्किटेक्ट आपके वालिद साहब को माना जाता है, लेकिन कुछ फैक्शंस ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि जो अभी एक्सट्रीमिज़म करंटली मुल्क में चल रहा है उसका एक फैक्टर स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन भी था। सो हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस लेगेसी? देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्रिन जो थी वो मेरे फादर की अलोन नहीं थी। उस टाइम पे बाकी लोग भी थे। जनरल असलम बेग वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और नेचुरली डॉक्ट्रिन जो होती है वो आर्मी चीफ के ज़रिए चलती है, कोई ISI चीफ के ज़रिए नहीं चलती। लेकिन अब तो आपको आराम है ना, जब इंडिया ने जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली है इंडिया में, हुन आराम है वाजपेयी नू, अब तो खुश है ना। अब आपको पहले आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो आपके लिए अजाब बना हुआ था, अब आपका वेस्टर्न बॉर्डर आपके लिए बड़ा अजाब बन गया हुआ है। तो बताएं ना, प्रूफ करें, आए बात करते हैं इसके ऊपर। हम बिल्कुल, आई एम रेडी एनीवेयर, पब्लिक फोरम पे भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज करता हूँ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ को पहले समझें। अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे हमेशा से प्रॉब्लम्स थे, और हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑपरेशन करजन किया था 1948 के अंदर, और 8 के 8 कैंटोनमेंट जो है 48 आवर्स में खाली करा लिए थे, दरोज से लेके शीलाबाग चमन तक।
और उसके बाद जो है हमने कभी एक सोल्जर भी हमें अफगानिस्तान की सरहद पे नहीं लगाना पड़ा। आज हमारे जो है वो तकरीबन 2,02,000 फौज जो है वो तैनात है, जिसकी वजह से हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ये तो फिर आप देखें कि सेंट्रल एशिया की तरफ अगर एक्सेस करना है, जहां तमाम दुनिया की मादनियात मौजूद हैं और हमारे लिए एक एशियन जो मंडियां हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिक रास्ते खोलने के लिए बैठी हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का टारगेट क्या है? क्या अफगानिस्तान है सिर्फ, या सेंट्रल एशिया है, एंड देन टू ईस्टर्न यूरोप है? तो उसकी स्ट्रेटेजिक जो कहते हैं दहशतगर्दी हो रही। मेरे फादर तो आईएसआई के सरबराह थे 87 से 89 तक, ठीक है जी। तो 80 एक दहशतगर्द की उम्र कितनी होती है बेटा, आप मुझे बताएं जरा। जो आजकल हमले कर रहे हैं 40-50 या आजकल जो आजकल है वो तो यूथ है, यूथ है ना, हाँ जी, 13 साल 15 साल 17 साल। तो 1989 में मेरे अब्बू तो चले गए वहाँ से। तो 89 के बाद हमले कब होने चाहिए थे असूलन? 13 साल की उम्र में वो कहाँ पहुँच? तो पहला खुदकुश धमाका तो जो है वो 2006 के अंदर हुआ, और वो भी किस लिए हुआ? क्योंकि जब डमाडोला के अंदर हमने चीना गई खाड़ के अंदर जो है वो मारा अमेरिकन ने ड्रोन, और उस वक्त के परवेज मुशर्रफ ने कहा कि नहीं ये हमने किया है। क्यों कहा परवेज मुशर्रफ ने? मुजरिम था वो कौमी, जिसने बाढ़ लगवा दी कश्मीर के ऊपर, पक्का बाउंड्री बनवा दी, चनाब फार्मूले की बात करता रहा, 9/11 के बाद सरेंडर कर गया लोगों के सामने। ये असल बात यह है कि वो खुद उस टाइम पे क्यों नहीं खुदकुश हुए? तो उस टाइम पे मतलब जो नर्सरियां लगाई थी जी, अच्छा जो आज तो खुदकुशी तो कर रहे हैं 13 और 15 साल वाले। और अगर 1989 में कोई पैदा हुआ था, 87 में कोई पैदा हुआ था, क्योंकि 89 में तो चले गए थे ना, तो 87 में जो पैदा हुआ था तो वो 2025 में उसकी क्या उम्र है अभी? तो इतने में तो कोई धमाका नहीं नजर आ रहा है। इस उम्र का कोई बंदा तो धमाका नहीं करता, सारे यूथ हैं। तो देखें इसके इसलिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो पॉलिसी थी वो हमारे हक में थी, फ़ायदेमंद थी, वो हमें आगे लेके जा रही थी। ये अलहदा बात है कि हमने अमेरिका के कहने पे फ़र्क क्या था। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन आया, हमने जो है वो अपने एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जो है प्रोटेक्ट करने की खातिर जो है हम खड़े हुए। अमेरिका का यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा। अमेरिका ये कोई मुझे ये ना बताए कि जी हमने ये जंग अमेरिका के लिए लड़ी थी। 1.5 साल गुजर गया, खुद अमेरिकन किताब पढ़े उनकी, सेनेट की पहली स्टैंडिंग कमेटी ऑन अफगानिस्तान जो है ना वो 1.5 साल बाद बैठी थी कि जनाब अब तो रूस आ गया, अब करें क्या करें। तो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और कहा कि नहीं, बबरक कारमल अब भारतीय रूसी टैंकों पे बैठ के आया काबुल में, दिस विल नॉट बी अलाउड। उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और हमने सोवियत एग्रेशन के खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद जो है और हमने जो है वो उस टाइम पे फिर बाद में अमेरिका की मदद, 6 साल बाद स्टिंगर मिसाइल आया जिसने गेम को तब्दील कर दिया। फॉर 6 ईयर्स अफगान रेजिस्टेंस जो है वो खुद खड़ी रही, 6 ईयर्स। ये कह देना कि जी उनके लिए 16 लाख लोग शहीद हो गए, पाकिस्तानी शहीद हुए उसके तहत, हमारे ऊपर हमले हुए, कश्मीरी बाजार, बोरी बाजार, लंडा बाजार, एक एक वक्त में 300 लोग, खाड़ और मुसाद जो थी वो, और ये मुसाद कह रहा हूँ KGB जो है वो बाकायदा हम पर धमाके करते थे। पाकिस्तान पेड है हैवी प्राइस। 3750 लोग जो है वो सिर्फ 1986 के अंदर जो है वो हमारे शहीद हुए दहशतगर्दी के धमाकों के अंदर। लेकिन सुपर पावर आपके पास से निकल गई जिसका मकसद, पढ़ें उसकी किताब, लास्ट सोवियत प्रेसिडेंट गोर्बाचोव की, जिसके अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम जो पेरिस्ट्रोइका, उसके अंदर वो ये कहता है कि हम जो है वो बलूचिस्तान को काटना चाहते थे पाकिस्तान से। तो हमें फिर हमने तो अमेरिका की जंग लड़ी, और भाई हमने अपने मफाद के लिए काम किया। ये अलहदा बात है कि उधर अफगानिस्तान खड़े हुए, उधर 16 लाख और इधर 3750 लोग, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये हमारा सेवियर था या नुकसान था? एंड देन प्राइस आती है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वो उस सारे सिस्टम को ख़त्म किया गया, तभी ज़ियाउल हक साहब को जो है वो शहीद करवाया गया, वो सैबोटाज हुआ उनका जहाज़। उसके बाद मेरे फादर को जो है बाकायदा अमेरिका के अंदर टाइम मैगजीन के अंदर जो है वो आर्टिकल छपा, क्लिप द विंग्स ऑफ द ISI। सबसे पहले पर काट दो ISI के। सबसे पहला पर कौन था? जनरल हमीद गुल। उनको ISI से हटा दिया गया। जिस आदमी ने सोवियत यूनियन को हराया और जिसकी पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, दुनिया की कोई किताब पढ़ लें आपको यही पता चलता है कि ये ISI और जनरल हमीद गुल का किरदार जो था वो क्या था।
और उसके बाद वो तारीफ़ कर रहे हैं, हम जो है वो यहाँ जो है दूसरा उल्टा तराना पेश कर रहे हैं। तो ये डॉक्ट्रिन जो थी आपके सामने है कि अब तो इंडिया ने हासिल कर लिया ना, अब तो हमें ठंड है, अब हम खुश हैं, अब रोज़ाना भुगतो, कभी BLA को, कभी मजीद ब्रिगेड को, कभी तालिबान को, कभी TTP को, कभी लश्कर वो जो जमातुल अहरार को, कभी जो है वो दूसरे इस्लामी लश्कर को और UMI को, और कभी किसी को। ISKP is one of them. Thank you so much sir for being with us and we will end our today's discussion on this note. नाज़रीन, हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और तब तक के लिए देखते रहिए खबर कदा।